इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आपने सुना बीजेपी का पक्ष क्या है इस पूरे विषय को लेकर के, साथ ही लीगल पर्सपेक्टिव भी समझाया अश्विनी दुबे जी ने, हालांकि जितेंद्र जी उससे सहमत नहीं है। बीजेपी का क्या इस पे विचार है, बीजेपी का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे विषय पर आप लोगों का के लिए? ये बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि भाजपा का ही ये पॉलिटिकल मूव है। इसमें मैं बात कहना चाहूंगा कि जो मैं अपनी बात जो बोल रहा हूँ ये भाजपा की बात नहीं है, मगर मैं ये मानता हूँ कि ये जो बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एक जरूरत उस चीज की है जिसको कि हम सबको समझने की आवश्यकता है। जिस वक्त में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया वो आज उसकी परिभाषा अलग है कि उसको जो है समाज में एक मुकाम देने के लिए अलग अलग तरीके से बोला जाता है, मगर बेसिकली उसका लाभ क्या मिल रहा है या वो क्या किस चीज को पूर्ति कर रहा है, वोट बैंक की पूर्ति कर रहा है। उसके अलावा सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों के अलावा या पढ़ाई में रिजर्वेशन के अलावा उसका लाभ कहीं भी नहीं मिल रहा। अगर आप बाजार में व्यापारी हैं वहां पर आपको रिजर्वेशन का या जाति बता करके ही उसका लाभ मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है। यानी आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं कहीं पर भी हैं वहां पर जाति को लेकर के रिजर्वेशन को लेकर के कहीं कोई आपाधापी नहीं है। केवल सरकारी नौकरी को लेकर के आरक्षण का जो विषय है उस पर सब लोग जो है अपने अपने क्षेत्र प्रयास करते हैं कि हमें मिले। जो पीछे से मिलता चला आ रहा था रिजर्वेशन उसको पर्टिकुलर जातियों ने अवेल किया और जाहिर सी बात है एक परिवार में कई आईएएस हो गए। आपने भी पीछे टीना डाबी जिन्होंने टॉप किया, अब उनकी बहन भी आईएएस हो गई है, उनके माता पिता भी इक्वल रैंक के हैं, तो एक परिवार में 4 सदस्य उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये जो अनियमितताएं हैं, जो बच्चा एप्पल का लैपटॉप लेकर के पढ़ रहा है और एक बच्चा एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ करके मजबूरी में बगैर लाइट के पढ़ रहा है, उसमें से रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? स्वाभाविक बात है उस आदिवासी बच्चे को, उस अनुसूचित जाति के बच्चे को जिसके पास में कहीं ना कहीं अभाव है उन सब चीजों का जो उसको मिलनी चाहिए। मगर जो बच्चे बेहतरीन वातावरण में रह रहे हैं वो भी शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट लेकर के उसका लाभ लेते हैं, और जो बच्चे जो वाकई नीडी हैं उनको वो सब सुपर सीड करके वो पीछे रह जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। तो ये जो अनियमितता है सुप्रीम कोर्ट ने सरल शब्दों में कहूं तो उस चीज को ध्यान में रख करके इस बात को जो है उन्होंने रखा कि इसमें से भी जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है, जो सक्षम है और कई पीढ़ियों से लगातार सक्षम है, मैं ऐसे परिवार को भी जानता हूं जिसमें 42 लोग आईएएस और पीसीएस उच्च अधिकारी हैं और उनको आज भी वो जो है ना कहीं खड़े होते तो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो सही मायने में आप उस रिजर्वेशन का दुरुपयोग न करें। जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है स्वेच्छा से छोड़ें। ठीक है, इस विषय से अब बीजेपी को पॉलिटिकली क्या फायदा हो सकता है इस पर मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। शांति साहब कि इससे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीतिक पर्सपेक्टिव में अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सकती है, क्योंकि आप लोगों ने तुरंत इस विषय का समर्थन भी कर दिया है। इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अश्विनी दुबे साहब, बड़ा सवाल तो ये है ही ना जो शांत साहब कह रहे हैं कि भाई एक लंबा अरसा हो गया और सामाजिक न्याय के लिए जो तमाम कोटे और तमाम आरक्षण जो बनाए गए थे ये तो जग जाहिर है कि वो उस तरीके से फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं, एक बैलेंस तरीके से फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं। एक तरफा मामला कई बार ज्यादा हो गया है, कहीं पर अभी भी लोग पिछड़े हुए रह गए हैं, जबकि वो उनका अधिकार था, उनके पहले जो लोग पिछली जनरेशन थी उनका अधिकार था सरकारी सेवाओं से जुड़ने का, वो हो नहीं पाया। तो अब ये चीज जब आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिर आरोप बीजेपी की तरफ से भी, अश्विनी साहब ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अब क्या नजर बनाए हुए है अपने फैसले के ऊपर आने वाले रिएक्शंस पर? क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ अपडेट आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच का फैसला 9 जजेस बेंच को ही सिर्फ पलटने का अधिकार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मंशा के अनुरूप, बिना मंशा के। सरकार को उस रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लागू करना पड़ेगा। हमारे मित्र जो मीणा जी हैं, मीणा जी कह रहे थे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तो उस समय एससी एसटी में क्लासिफिकेशन की बात नहीं कही गई थी, लेकिन उस समय यह भी नहीं कहा गया था कि यह आरक्षण 10 वर्षों के बियॉन्ड भी 75 वर्षों तक लागू होगा।
उस समय मैं आपको बताता हूं, संविधान सभा में जो डिबेट हुई, पहला कहा कि पहले 10 वर्षों में संविधान सभा ने आरक्षण की नीति बनाई और लागू की। आज 75 वर्षों के बाद हम 75वां वर्ष संविधान के एडॉप्शन का मना रहे हैं, फिर भी वो लागू है। देश के कई क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियां ही अपने से जो उनसे दुर्लभ जातियां हैं उनके ऊपर अत्याचार करती है। तीसरा, कुछ कम्युनिटीज ही SC ST की शिरोधार्य बन करके बैठी हुई है, उसके नीचे की अगर आप बात करेंगे तो उनको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्गीकरण तर्क संगत आधारों पर करते हुए आप जो है डाटा उपलब्ध करवाइए और डाटा के बाद जो जातियां अभी तक नहीं आई हैं आगे, उनको नहीं मिला है लाभ, उनको मिले। चौथी बात, संविधान सभा की बहस में यह भी नहीं था कि क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन की लगातार मैराथन मीटिंग्स के बाद जो हमारे 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने जो संविधान हमें दिया, एक लिमिटेड समय का, और सुन लीजिए अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, आरक्षण बैसाखी नहीं सहारा है, इसलिए आरक्षण को लंबे समय तक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट हर एक संविधान के प्रोविजन की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। उसको अगर सियासी चश्मे से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि देश में न्याय के शासन का, रूल ऑफ लॉ का अंत होगा। और वही मीणा जी जो मीणा लगातार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता जा रहा है, वो बाकी लोगों को नहीं मिला। और इसीलिए तो सबसे बड़ी चीज, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पीड़ा क्यों है? इसीलिए पीड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा भाई जिनको लाभ मिल गया अब वो कृपया करके जिनको नहीं मिला है उनको लेने दें और उनका जो परिवार है, उनका जो तमाम जो लोग हैं उसमें भी। मैं जितेंद्र मीणा साहब आपका रिएक्शन लूंगा इस पर, लेकिन क्योंकि एक बात अश्विनी जी ने कही उसका मैं जरा उत्तर शांत प्रकाश जाटव जी से ले लेता हूँ। शांत प्रकाश जाटव जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है ये एक अलग विषय हो गया। फिर उन्होंने बताया सर ने कि भाई 9 जजों की बेंच ही इसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका समर्थन करने से क्या मेजर लाभ दिखाई दे रहा है, अगर आप ये बताएं, क्योंकि बीएपी इन्हीं सब विषयों को लेकर के मजबूत कई कुछ सीटों पर बनती जा रही है, उसके तोड़ के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। बीएपी पहले ही आप पर आरोप लगा रही है, इसलिए मैं आपका ये जवाब इस पर चाह रहा हूं जरा। नहीं, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए ये इस पर राजनीति करने से हमें बचना चाहिए और इसका जो सोल्यूशन है बेसिकली काफी लंबा समय से इस चीज को सभी सरकारें इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, कोई भी बोलने से भी हमेशा कतरा है। 1935 में जब ये पॉलिसी शुरू की ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो शेड्यूल कास्ट कुल 429 जातियां थी और उसके बाद में 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो जातियां बढ़कर के 593 कर दी गई। अब 1950 से आज 2024 में 1238 जातियां शेड्यूल कास्ट हैं, यानी 1950 से आज तक ये जो 1238 की जो संख्या पहुंची है 593 से लगभग 650 के करीब जाती है। ये क्यों आई, कहां से आई और इनको क्यों बढ़ाया गया? जाहिर सी बात है कि उनके वोट बैंक के लिए कि तुम्हें हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल देंगे, तुम हमें वोट दो। ठीक उसी तरीके से 1950 में 237 जातियां शेड्यूल ट्राइब थी और आज वो 537 के 539 के करीब है। तो सही मायने में हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, विशेष रूप से जो पिछले 1950 से जो शासन में रही कांग्रेस, उन्होंने इन जातियों को बढ़ावा दिया और आज स्थिति ये हो चुकी है कि सब लोग अपने आप को 5000 साल से शोषित, पीड़ित, वंचित बता रहे, जबकि इनको शेड्यूल कैटेगरी में डाला ही 1950 के बाद गया है। तो इसके पीछे राजनीतिक कारण, सामाजिक बंटवारे की व्यवस्था और सरकार पे इस पर काम करने की आवश्यकता सख्त है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार भी है, अगर इस देश में सामाजिक समरसता की बात करे तो इसमें इस प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है काम करना ही चाहिए। ठीक है मीना साहब, एक सवाल आपसे ले रहा हूँ और संक्षेप में बताइएगा, उसके बाद प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ